नमस्कार। एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हमेशा चर्चा में रहा कि आखिर हिटलर साम्यवादियों से तथा समाजवादियों से दोनों से इतना नफरत क्यों करता था। इतनी नफरत कि जहाँ जहाँ उसने साम्यवादियों और समाजवादियों को देखा सबको खत्म कर दिया। जी हाँ, और ये बात भी जानने योग्य है कि हिटलर का नाम सिर्फ इसलिए नहीं जुड़ा हुआ है इतिहास से कि हिटलर एक तानाशाह था। हिटलर जर्मनी का एक बहुत बड़ा नेता भी था। इसमें कोई शक नहीं है कि जब 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो वो एक बहुत जनता के बड़े मैंडेट के बाद ही वहाँ तक पहुँचा, बहुत सारी काबिलियत को लिए हुए थे। लेकिन फिर प्रश्न उठता है कि जब इतनी काबिलियत थी उसमें 1933 में, वह एक तानाशाह नहीं था, अपनी काबिलियत पर उस पोस्ट को प्राप्त किया। तो आखिर प्रश्न उठता है कि आगे चल करके उसकी विचारधारा एंटी कम्युनिस्ट क्यों हुई। यह बात भी सच है कि हिटलर ने केवल कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों को नहीं मारा, यहूदियों को भी मारा। एक विशेष धर्म को टारगेट करके उसे समाप्त किया गया। और शायद यह ज़्यादा विभत्सकारी नजर आता है। और यदि हिटलर की बदनामी में से कहा जाए तो ये सबसे बड़ी बदनामी है कि उसने यहूदियों को बहुत मारा। सेकेंड नंबर पर समाजवादियों को मारा। किसी भी अपने देश के किसी व्यक्ति को जो समाजवाद को एक्सेप्ट करता है उसको मारना गलत है। विदेश में तो आप मार ही रहे थे, लेकिन घर में भी मार रहे थे, वो भी गलत है। तीसरा प्रश्न उठता है, हिटलर का जोड़ा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध से कि हिटलर एक गुनहगार है। लेकिन सच्चाई थोड़ा सा अलग भी है, क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वर्साई की संधि हुई तो एक अपमानजनक संधि लादा गया था जर्मनी पर। युद्ध का सारा ठीकरा फोड़ा गया जर्मनी, न जाने कितनी चीजें छीन ली गई जर्मनी से। ये जर्मनी के राष्ट्रता का अपमान था, जर्मनी के देश का अपमान था। और जब किसी देश की राष्ट्रता अपमानित होती है ना सर, तो कोई ना कोई एक व्यक्ति, पुरुषार्थवादी व्यक्ति आगे बाहर निकलता है। इतिहास गवाह है कि जब भी राष्ट्रता अपमानित हुई है तो पुरुषार्थवादी व्यक्ति हिटलर के रूप में ही सामने आएंगे। क्योंकि जितना दबाया गया जर्मनी को, तो उम्मीद इससे अच्छा आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि वहां हिटलर बने। यह बात अलग है कि जर्मनी आज हिटलर के सारे अवशेषों को समाप्त करने में लगा है, लेकिन सच्चाई यह है जर्मनी का इतिहास और जर्मनी को जब भी देखा जाएगा तो उसमें हिटलर कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। चलिए इस बात को तो हम दरकिनार करते हैं और साइड लाइन करते हैं। हिटलर खराब था, अच्छा था, बुरा था, क्या था, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये एक गंभीर मुद्दा है, आप पर छोड़ते हैं, आप जरूर देखिए। लेकिन एक मुद्दा है कि हिटलर इतना साम्यवादियों से नफरत क्यों करता। एक मुद्दा और भी है, यहूदियों को मारना। हम उस पर अभी नहीं आएंगे क्योंकि फिर वीडियो बड़ी बन जाएगी। लेकिन साम्यवादियों और समाजवादियों पर इतना धरना क्यों, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। थोड़ा सा एक हल्का सा बैकग्राउंड में आते हैं। बैकग्राउंड कुछ यह है कि जब 19वीं शताब्दी, वैसे तो 1750 के बाद से ही 18वीं शताब्दी और 19वीं के उत्तरार्ध में, मतलब कि एक तरह से कहा जाए मिडवे ऑफ 18th सेंचुरी के आसपास औद्योगिक क्रांति शुरू होती है। फिर धीरे धीरे औद्योगिक क्रांति बढ़ते चल जाती है, ब्रिटेन हो, धीरे धीरे यूरोप के अन्य देश। लेकिन यह औद्योगिक क्रांति ने जिस चीज को जन्म दिया वह था मशीन से उत्पादन। यह परंपरागत जो घरेलू उत्पादन की पद्धति थी उसको समाप्त कर दिया। मशीन राजा बन गया और मशीन को चलाने वाले वर्कर थे, लेकिन उसको लाने वाले और एस्टेब्लिश करने वाले कारखाना पद्धति को वह थे पूंजीपति। और वहां से एक विचारधारा उत्पन्न हुई पूंजीवाद, जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट पर टिका हुआ था। और न जाने देखते ही देखते इस पूंजीवाद ने ऐसा रूप ले लिया जिसके कारण से श्रमिकों का बहुत शोषण होने लगा। श्रमिक जितना उनको जरूरत थी या जितना वो काम करते थे, पूंजीपति लाभ की मानसिकता से प्रेरित और प्रभावित हो करके उन्हें उतना नहीं देते थे। श्रमिकों का शोषण हुआ, निसंदेह, इसमें कोई दो मत नहीं कि सच में हुआ। और इसी का परिणाम था कि एक विचारधारा जन्म हुआ जो समाज में समानता स्थापित करना चाहता था, वह था समाजवाद। यानी औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद आया और पूंजीवाद के परिणाम स्वरूप साम्यवाद आया। साम्यवाद शोषण के खिलाफ एक आवाज था। समाज में
समानता लाने की एक विचारधारा थी, उस पर टिका हुआ था। लेकिन समाजवाद धीरे धीरे समाजवाद और रिफाइन हुआ, उस पर और रिसर्च हुआ। रिसर्च करने वाले व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स, जिसने एक नया फिलॉसफी दिए, वैज्ञानिक समाजवाद, जिसे आप मार्क्सवाद भी कह सकते हैं, और आगे चल करके वही कम्युनिज्म हुआ या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। समाजवाद और साम्यवाद में जो मूल डिफरेंस है, मैं बोलचाल की भाषा में कह रहा हूं, परफेक्ट नहीं, मैं यहां पर पॉलिटिकल साइंस के एक टीचर की तरह आपसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम जनता की तरह से आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दोनों विचारधारा का उद्देश्य तो समान है कि समाज में समानता आए, खासकर श्रमिकों का जो शोषण है वह समाप्त हो। लेकिन समाजवाद एक बात कहता है जो सिंपल तरीके से है कि लोकतांत्रिक तरीके से समाज में समानता है, लेकिन साम्यवाद उससे एक स्टेप ऊपर है, जो मार्क्स लेकर के आते हैं, जिसे आप वैज्ञानिक समाजवाद भी कह सकते हैं, मार्क्सवाद भी कह सकते हैं। उसमें बात यह कहा गया कि कभी भी समाज में पूर्णतः समानता नहीं आ सकती है लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि पूंजीपति अपनी हैसियत को कभी नहीं छोड़ेंगे। और यदि आप चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कैंडल मार्च करते हुए समानता आ जाएगी, तो नहीं आएगी। उसने कहा रक्त रंजित क्रांति करनी होगी। किसको? मजदूरों को। किसके खिलाफ? पूंजीपतियों के खिलाफ। तभी समाज में समानता आएगी। यहीं पर विचारधारा को जरा समझने की जरूरत है। सच्चाई यह है कि दोनों के दोनों विचारधारा, यदि मैं आपसे बात करूं तो दोनों विचारधारा इस बात पर तो टिके हुए हैं कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ, एक तरफ पूंजीपति और दूसरा तरफ सर्वहारा, यानी एक तरफ बॉर्जियस, दूसरी तरफ सर्वहारा, जिसको आप पूंजीपति कहते हैं, बॉर्जियस का मतलब, और सर्वहारा मतलब श्रमिक। दोनों इस बात को कहते हैं और दोनों ये बात कह रहे हैं कि एक दूसरे का शोषण कर रहा है, यानी पूंजीपति श्रमिकों का शोषण कर रहा है। लेकिन समाजवाद जहां लोकतांत्रिक तरीके से बात करता है, साम्यवाद या मार्क्स क्या कहता है कि एट लास्ट जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, जो वर्ग संघर्ष है, समाज वर्ग संघर्षित है, समाज में वर्ग संघर्ष है दोनों क्लासों के बीच में, और वो तभी समाप्त होगा जब पूंजीपतियों को घर से निकाल के मारा जाएगा, तभी। अब देखिए सर, सुनिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मार्क्स निसंदेह, मार्क्स की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी है, और शायद विश्व का सबसे अंतिम रिकॉग्नाइज यदि पॉलिटिकल थिंकर मैं कहूं तो कार्ल मार्क्स ही है, ग्रेट ह्यूमैनिटेरियन। लेकिन जब आप उसको एक्सेप्ट करते हैं तो वो बहुत आगे चल जाता है। कुछ बातें हर एक में अच्छी होती है, लेकिन वही बात कार्ल मार्क्स में भी। कार्ल मार्क्स का साथ प्रॉब्लम क्या था, जरा सुनिए। कार्ल मार्क्स इस बात को कह रहा है कि वर्ग संघर्ष, यानी कि कार्ल मार्क्स कहता है कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। जरा समझिए इस बात को, समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक साइड में आपके पूंजीपति हैं यानी कैपिटलिस्ट, और दूसरे साइड में लेबर क्लास है यानी श्रमिक, जिसको वो सर्वहारा कहता है। और इन दोनों के बीच संघर्ष है, और एक दिन आएगा जब ये लोग इसके विरुद्ध क्रांति कर देंगे। मैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के विषय में बात कर रहा हूं, और ये क्रांति कैसी होगी? ब्लडेड रिवॉल्यूशन। जरा इस बात को समझिए। अब एक विचारधारा जो एक बात कह रही है, समाजवाद या साम्यवाद में बोलूं, जो कहता है कि समाज वर्ग संघर्षित है, मतलब क्या? समाज एकजुट नहीं है, वर्ग में बटा हुआ, एक वर्ग दूसरे का शोषण कर रहा है, इसलिए दोनों के बीच में संघर्ष है। और एट लास्ट एक कहता है कि हाँ, समानता आएगी यदि लोकतांत्रिक तरीके से, तो वो तो हो गया आपका समाजवाद। लेकिन दूसरा है ब्लडेड रिवॉल्यूशन, साम्यवाद। अब जरा इस बात को सोचिए कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर को जो मिला, जर्मनी एक लुटा हुआ जर्मनी था, एक पीड़ित शोषित जर्मनी। उसे विकास करना था, उसे वर्साई की सारी संधियों को तोड़ना था, जो एक अपमानजनक संधि थी, जो उस पर थोपा गया। उसके सामने यह चारा नहीं था कि वह विकास को पीछे करके किसी एक विचारधारा को पकड़ ले, ना, उसके लिए विकास सबसे ऊपर था, मिलिट्री विकास भी और जर्मनी का विकास भी। क्योंकि सामर्थ्यवान जर्मनी ही वर्साई की संधियों के उपबंधों को तोड़ सकता था, असामर्थ्यवादी व्यक्ति भी किसी के काम नहीं आ सकता। तो आप सोच सकते हैं कि जब वह 1933 में खड़ा होता है जर्मनी में, तो वह कहता है कि मैं जर्मनी को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बना दूंगा। और यदि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति जर्मनी बनना चाहता है, और यदि उस विकास के दौर में हिटलर के सामने में ऐसी विचारधारा आ जाए, सोशलिज्म और कम्युनिज्म, तो क्या वह एक्सेप्ट करेगा? क्योंकि जो विचारधारा ये बात बोले कि समाज से ही तो देश बना, यदि कोई विचारधारा ये कहे कि समाज दो वर्गों में बटा हुआ है, दोनों के बीच संघर्ष है,
और एक दूसरे का दोनों दुश्मन हैं और एक दिन क्रांति होगी, तो क्या ये विचारधारा हिटलर बर्दाश्त करेगा? सर नहीं बर्दाश्त करता। उसके लिए जर्मनी का विकास सबसे जरूरी था और जर्मनी के विकास के लिए उसे पूरे जर्मनी की पूरी जनता का सहयोग चाहिए था। उसमें कैपिटलिस्ट भी थे और श्रमिक भी थे। वो ऐसी किसी भी विचारधारा को जर्मनी में इंटर नहीं होने देगा जो विचारधारा वर्ग संघर्ष को उत्पन्न करेगी, क्योंकि उससे क्या होगा? डेवलपमेंट रुकेगा। सर घर में भी यदि आप दिन भर झगड़ा करेंगे तो घर का विकास नहीं होगा। घर का विकास तभी होगा जब घर शांति से चलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि लेबर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। हिटलर ने, आपको पता होगा कि इस बात पर भी नहीं, एक सोचने का विषय, यदि हिटलर समाजवाद और साम्यवाद को इतना मार रहा था तो फिर जर्मनी की सारे लेबर क्लास ने हिटलर को अपने सर माथे पर क्यों चढ़ा रखा था? इतने बड़े मैंडेट के साथ उसको क्यों बनाया? तो ये मैं आप पर छोड़ता हूं, जरा समझिएगा इस बात को और जरूर लिखिएगा कि ऐसा क्या था। लेकिन मैं यहां पर यह बात नहीं कह रहा हूं कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा था और न मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। मैं आज के तारीख में हिटलर की मन स्थिति की बात मैं कर रहा हूं। हिटलर ने इस विचारधारा को यदि अंदर आने से रोका और फैलने से रोका, उसका मूल मुद्दा था जर्मनी का विकास। वर्ग संघर्ष यदि जर्मनी में होता तो वो विकास को रोक सकता था। उसे पूंजीपतियों का भी सहयोग चाहिए था। और इस देखिए, जहां पर इस बात को भी जरा समझने की आवश्यकता है वो यह है कि कार्ल मार्क्स ने भी जो साम्यवाद की बात किया, समाजवाद तक तो आप समझ में आ गया, कार्ल मार्क्स में भी बड़ा विरोधाभास है। जरा इसको समझिएगा। कार्ल मार्क्स कहते हैं, जरा समझिए, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि उसका अंतिम जो लक्ष्य है वह है कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? स्टेटलेस होता है। यदि आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को अपना लेंगे तो वह स्टेटलेस हो जाता है, यानी राज्य विहीन। ये अपने आप में बड़ा विचित्र बात है। वो कहता है आगे चल करके एक समय ऐसा आएगा जब क्रांति होगी, कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश होगा और उसके बाद आगे चल कर कोई देश होगा ही नहीं। और जब देश नहीं होगा, सब कुछ सरकार, सब कुछ जो है सबकी होगी, सभी चीज पर अधिकार सभी का होगा। ऐसी ऐसी बातें वो कहता है। इससे अव्यवस्था उत्पन्न होगी। ठीक है, ये विचारधारा निसंदेह जब स्टेटलेस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की ओर लेके जाता है, जहां पर कोई बॉर्डर नहीं होता है, जहां पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसी निगाह से देखता है, अपने कुटुंब के निगाह से देखता है। यही बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा। अंतर्राष्ट्रीयतावाद खराब चीज नहीं है। आप अमेरिका के लोग को भी अपना समझें, आप पाकिस्तान के लोग को भी अपना समझें, सही बात, चलिए मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अंतर्राष्ट्रीयतावाद कहीं ना कहीं आपके अपने देश के प्रति या अपने भौगोलिक संस्कृति के प्रति जो विश्वास है उसको तोड़ती, समर्पण का भाव तोड़ता है। इसलिए यह खतरनाक बन जाता है। यदि आप अंतर्राष्ट्रीयतावाद को ज्यादा अपना लेंगे तो इससे क्या होगा? अंतगतवा ये खतरनाक आइडियोलॉजी है, देश के प्रति समर्पण का भाव समाप्त हो जाता है। दूसरा पॉइंट जरा ये भी देखिए, मार्क्सवाद में जरा इसको भी समझना होगा। जब मार्क्सवाद, यानी कि जिसको मैं कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी कह रहा हूं, इसको जरा समझिए। कार्ल मार्क्स एक बात और भी कहते हैं, वो कहते हैं कि साम्यवाद तब तक नहीं आएगा जब तक समाजवाद, जब तक कैपिटलिज्म नहीं आएगा। क्योंकि कैपिटलिज्म में ही क्या होता है, समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है। एक साइड में पूंजीपति बोर्जियस, दूसरा साइड में सर्वहारा, और इन दोनों के बीच संघर्ष होगा, तभी कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ या गवर्नमेंट आएगा। हाँ, उसने बीच की एक अवस्था के लिए समाजवाद को माना है। उसने कहा कि सीधे ये नहीं आएगा जिसमें स्टेटलेस होगा, बीच में समाजवाद रहेगा, उसमें स्टेट भी रहेगा, सरकार भी रहेगी, लेकिन अंतगत न कोई स्टेट होगा, न कोई देश होगा, न कोई सरकार होगी। ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा? कम्युनिस्ट। इसका मतलब ये बात मार्क्स भी बोलते हैं कि पहले तो पूंजीपति आएंगे, यानी सबसे पहले ये, मतलब एक तरह से वो हम भारत के विषय में भी उन्होंने कहा, भारत के विषय में उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक भारत में औद्योगिकरण नहीं होगा तब तक पूंजीपति नहीं आएंगे, और पूंजीपति नहीं आएंगे तो वर्ग संघर्ष नहीं होगा, वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो समाजवाद नहीं आएगा, और समाजवाद का अगला चरण कम्युनिस्ट फॉर्म ऑफ आइडियोलॉजी। तो यानी वो भी कबूल करते हैं कि पूंजीवाद आएगा, बिना पूंजीवाद के साम्यवाद मुश्किल है। तो ये अपने आप में क्यों ऑब्सोल्यूट क्यों नहीं हो सकता? क्या किसी देश, यदि भारत में क्या ब्रिटेन का होना जरूरी था राष्ट्रवाद को उत्पन्न होने के लिए? यानी ब्रिटिश नहीं होते तो हमारे देश में राष्ट्रवाद नहीं आता।
इसका मतलब ये आइडियोलॉजी बड़ा अजीब टाइप का है। यानी ये आइडियोलॉजी तभी आ सकता है जब पूंजीवाद होगा, तो फिर क्या रहा? तो ये अपने आप में देखिए, निसंदेह मजदूर वर्ग की बात करना अच्छी बात, और इसमें कोई शक नहीं है, होना ही चाहिए किसी भी देश में। भारत ने इसलिए अपने संविधान में संशोधन करके समाजवाद को लाया। समाजवाद अच्छा सिद्धांत, हम एक समाजवादी देश है जहां पर लोकतांत्रिक तरीके से समानता की बात की जाती है, लेकिन साम्यवाद न भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने स्वीकार किया, न एक आइडियोलॉजी के रूप में भारत में बहुत दिनों तक पनपा साम्यवाद, और आज साम्यवाद रसातल में। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण माना जाता है कि साम्यवाद कहीं ना कहीं धर्म विरोधी भी, और भारतीय अपने धर्म के प्रति बहुत संवेदनशील, चाहे हिंदू धर्म के लोग हों या मुस्लिम धर्म के लोग, इसलिए दोनों ने अपने आप को दूरी बनाकर रखा साम्यवादियों से। क्योंकि मार्क्स कहते हैं धर्म एक अफीम है। यदि आप ऐसी बातें कहेंगे तो वाजिब बात है, मुस्लिम जो अपने धर्म के प्रति बहुत संवेदनशील है, हिंदू जो अपने धर्म के प्रति बहुत संवेदनशील है, वो जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए भारत में साम्यवाद उतना नहीं चल पाया जितना समाजवाद भारत के लोगों ने एक्सेप्ट किया। और समाजवादी कई प्रकार समाजवादी पार्टी रहा, और संविधान तक में हमने समाजवाद को अपनाया। कांग्रेस ने भी समाजवाद को अपने साथ जोड़ा। आपको पता होना चाहिए, कम से कम 1925 के बाद कांग्रेस में समाजवाद का प्रभाव बढ़ता चला गया, चाहे वो नेहरू हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो। 1931 से कराची अधिवेशन में जो किसानों को दिया गया, वह भी समाजवाद को परिलक्षित करता है, आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें सही है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि हिटलर यदि पसंद नहीं किया है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह भी था कि विकास को कहीं ना कहीं रोकता है समाजवाद तो मैं नहीं कहूँगा, कम्युनिज्म। क्योंकि बिना सबके विकास, सबके साथ लिए हुए आप विकास करना बहुत संभव नहीं है। लेकिन हाँ, फिर वही वाली बात, मैं हिटलर को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, न हिटलर को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन एक प्रश्न जरूर है, वो यह है दिमाग में कि यदि हिटलर इतना ही बुरा था तो तुरंत क्यों नहीं हिटलर को दबा दिया गया मित्र राष्ट्रों के द्वारा, अमेरिका के द्वारा, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। आए दिन हिटलर आस पड़ोस में आक्रमण करता रहता था, कई सारी संधियों को तोड़ा, कई सारे देशों को अटैक किया, ऐसे देशों को अटैक किया जिसके साथ मित्र राष्ट्र का संधि था, लेकिन फिर भी किसी ने कोई हाथ नहीं उठाया। तो यहीं पर एक बात उठकर आता है, जरा इसको समझिए। कुछ लोगों का मानना है, खासकर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोगों का मानना है, वो यह है कि हिटलर वस्तुतः पूंजीपतियों का ही काम कर रहा था। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज के जितने भी देश थे सब पूंजीपति वाले देश थे, और हिटलर जिस ढंग से समाजवादियों को मार रहा था आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन, आपको पता ही है विश्व में खासकर ईस्टर्न यूरोप में समाजवाद बहुत तेजी से फैला। तो कुछ लोगों का मानना है एपीजिंग पॉलिसी चल रहा था वेस्टर्न नेशन का, यानी तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी वेस्टर्न नेशन के द्वारा कि हिटलर को छोड़ दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये तो समाजवादियों को मार रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा माना गया कि पूंजीपति देश जितने भी थे वो अंदर ही खाने हिटलर को सपोर्ट भी कर रहे थे, ताकि वह समाजवादियों को और मारता चल जाए। क्योंकि आफ्टर रशियन रिवॉल्यूशन जिस हिसाब से साम्यवाद फैल रहा था, पूंजीपति देशों को खतरा मत हुआ, और उनको मिल गया था हिटलर। और आपको पता ही, चाहे अमेरिका, आज का अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, ये कल भी लोगों का इस्तेमाल करते थे और आज भी लोगों का इस्तेमाल करते हैं। पहले इन लोगों ने हिटलर को इस्तेमाल किया। जब तक हिटलर इनके द्वार पर आकर के इनको नहीं मारा, तब तक ये द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं गए, हिटलर को नहीं रोके। सच्चाई है, द्वितीय विश्व युद्ध होता ही नहीं यदि हिटलर को पहले रोक दिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है हिटलर वस्तुतः इन्हीं देशों का काम कर रहा था। आपने इस बात को समझा? चलिए, बहुत सारी बातें हैं, आइडियोलॉजी पर नहीं आते, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस बात के साथ मैं अंत जरूर करूंगा कि जर्मनी के साथ जो अपमान हुआ उसका बदला लेते हुए एक व्यक्ति हिटलर बाहर निकला। निसंदेह आज के तारीख में वो सबसे विवादास्पद विषय है ना, सब्जेक्ट है पूरे वर्ल्ड का, कम से कम 20वीं शताब्दी का जरूर, और 21वीं शताब्दी में लोग पढ़ रहे हैं उसे। लेकिन इतना जरूर है कि मैं जरूर कहूँगा, हिटलर हर वो देश में पैदा हो जाता है जहाँ की राष्ट्रीयता अपमानित होती, क्योंकि पुरुषार्थवादी कोई व्यक्ति निकलेगा और वह हिटलर ही बनेगा। चलिए, फिर मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।